अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अगर महापुरुषों की याद राजनीतिक दलों को अचानक से बहुत तेज आने लगे तो आप यकीन कर लेना कि चुनाव नज़दीक है। जैसे आजकल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों में कांशीराम जी को याद करने की एक होड़ मची हुई है, वो अपने आप में हैरान करती है कि किस तरह से अचानक वैचारिक तौर पर इतना परिवर्तन उत्तर प्रदेश के बड़ी राजनीतिक दलों में दिखाई दे रहा है। वो हैरान करने वाला है। इसलिए बहुत जल्द उम्मीद करिए कि बीजेपी भी इस पर आएगी और कांशीराम जी के लिए हो सकता है कि चुनाव के पहले भारत रत्न का ऐलान भी हो जाए। तो मेरा सवाल ये है कि आजकल इतनी मोहब्बतें क्यों लुटाई जा रही हैं? चर्चा इस विषय की। बहनों भाइयों, इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैचारिक तौर पर एक बड़े विराट महापुरुष कांशीराम जी, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, दलितों की चेतना, उनकी राजनीतिक जागृति, उनके अंदर स्वाभिमान जगाने वाले और अपने हक और हुकूक यानी अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जागृत करने वाले शख्स का नाम कांशीराम, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दी इस बात के लिए कि जो सबसे पिछड़ी पायदान में अंतिम व्यक्ति है, जिसको शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का दलित कहा जाता है, वो अपने अधिकारों के लिए जागे, आंखें खोले और अपनी राजनीतिक चेतना का इस्तेमाल करके सत्ता की मास्टर की बने। वो कांशीराम, जिन्होंने अभाव में बिना किसी सुविधा के संघर्ष, तप, परेशानी, कठिनाई, तिरस्कार और अपमान को सहते हुए एक ऐसी राजनीतिक पार्टी खड़ी की जो उत्तर प्रदेश में एक नहीं 4 बार सत्ता में आए और एक बार तो बहुमत की सरकार बनाई। राजनीतिक तौर पर दलितों को एकत्र करने की जो राजनीतिक पहल हुई, वो न तो बाबा साहब के समय हो पाई थी, न किसी और के समय में। उसका श्रेय भारत की राजनीति में दलित चेतना का एक ही नाम है, जिसने राजनीतिक तौर पर दलितों को एम्पावर्ड किया। उनका नाम है कांशीराम। बाबा साहब ने आरक्षण दिया, संविधान दिया, लेकिन राजनीतिक जागृति किसने दी? दलितों को राजनीतिक पॉलिटिकली एम्पावर्ड किसने किया? सत्ता क्या होती है, इसके मायने बताने वाले एक ही शख्स का नाम है कांशीराम। बहनों भाइयों, जमीन पर इतना संघर्ष करने वाला नेता भारत के इतिहास में आपको कोई नहीं मिलेगा, जिन्होंने बिना किसी पद की लालसा के, बिना विधायक या सांसद पद की लालसा लिए, बिना मंत्री मुख्यमंत्री की लालसा लिए एक शख्स ने इतनी विराट पार्टी खड़ी कर दी। दलितों को राजनीतिक तौर पर जो जागृति और चेतना दी, सोचने समझने का अवसर दिया और उनको एकत्र किया, वो कांशीराम। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आज मिश्रा जी कांशीराम जी को लेकर इतना ज़्यादा भावुक क्यों हो रहे हैं? बहनों भाइयों, जिसने समाज को बदला है उनके लिए भावुक होना चाहिए। मेरा हक बनता है कि मैं भावुक हूँ, लेकिन मैं उनकी चर्चा करने आया हूँ जो राजनीतिक तौर पर आजकल भावुक हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी क्लेम करती है कांशीराम पे, तो ये उनका जायज़ हक है, क्योंकि उनकी पार्टी के संस्थापक हैं, उन्हीं के विचार पर बनी पार्टी है। लेकिन आजकल कांशीराम दूसरों को ज़्यादा याद आ रहे हैं। किसको? कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी ने लखनऊ में कांशीराम जयंती पर कार्यक्रम किया और कहा कि अगर नेहरू जी जिंदा होते तो कांशीराम मुख्यमंत्री होते। हालांकि मौका था तो वीर बहादुर सिंह और नारायण दत्त तिवारी बने। अब कांशीराम जी कैसे बनते आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट राहुल गांधी ने ऐसा कहा कि नेहरू जी जिंदा होते तो कांशीराम जी मुख्यमंत्री होते। और कांग्रेस के कार्यक्रम में एक रेजोल्यूशन पास किया गया और उसमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जाएगा। अब मसला यह है कि समाजवादी पार्टी पहले से ऐलान की हुई बैठी थी कि हम 14 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कांशीराम जी की जयंती मनाएंगे। समाजवादी पार्टी, जिससे कांशीराम जीवन भर लड़े, जिस पार्टी से, जिस विचारधारा से, उस पार्टी ने कांशीराम वाहिनी भी अपने यहाँ बना ली है, बाबा साहब वाहिनी भी बना ली है, कांशीराम विंग भी बनाई हुई है और कांशीराम की जयंती भी मना रहे पूरे प्रदेश में।
और अखिलेश यादव तो हर सभाओं में ये मांग कर रहे हैं कि कांशीराम जी को तत्काल भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि 10 साल यूपीए की सरकार थी, उसमें कांशीराम जी को क्या सम्मान मिला और अचानक से कांशीराम जी के प्रति इतना प्रेम और सम्मान। बहनों भाइयों, 2024 के परिणाम पर नजर डाल लीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति यानी दलित समाज के मतदाताओं का भरोसा मायावती के मुकाबले राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बढ़ा है। यही कारण है कि सर्वाधिक बेहतर परिणाम के साथ पिछले चुनाव में वो आए हैं। राहुल गांधी ने संविधान और आरक्षण का जो मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे के साथ जो जीत मिली, तो इन दोनों नेताओं को इसका चस्का लगा। दलित, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के नज़दीक आए। अब इस नज़दीकी को एक और किक प्रदान करनी है। अब संविधान आरक्षण तो हो गया, अब आपको कुछ नई चीज़ देनी, तो नई चीज़ आई है कि कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए। राहुल गांधी हर प्लेटफॉर्म पर आजकल दलितों और पिछड़ों की पैरोकारी करते हैं। वो सड़क किसने बनाई इसकी भी बात करते हैं और सड़क का ठेकेदार कौन जाति का है ये भी आजकल बताते हैं। लेकिन ये मामला तो पिच किया था अखिलेश यादव ने, और इसको छीन के कौन ले गया? राहुल गांधी। वो जिलों में कार्यक्रम करते रह गए, राहुल गांधी ने इस पर एक तगड़ा शॉट लगा दिया। ये बात समाजवादी पार्टी को थोड़ा अखरने वाली होगी, क्योंकि उन्होंने जिस तवे को गर्म किया उस पर रोटी सेकी कांग्रेस पार्टी ने। तो बीजेपी भी कहाँ चुप बैठेगी, वो भी तैयारी कर रही है कि आने दो चुनाव, बस जब 2 महीना बचेगा तो जैसे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे के मास्टर स्ट्रोक लगा था, तो बहनों भाइयों मुझे इस बात का सेंस है, मतलब जानकारी तो नहीं है, पर मुझे इल्हाम हो रहा है कि अक्टूबर नवंबर आते आते भारत की सरकार कांशीराम जी को भारत रत्न ज़रूर देगी। अब मायावती परेशान हैं कि ये लोग ही अगर सब कर लेंगे, इन्होंने पहले तो हमारा आधार छीना, फिर जनाधार छीना, फिर वोट छीना, अभी हमारे महापुरुष छीनने में मायावती बेहद नाराज़ हैं और उन्होंने एक सार्वजनिक बयान करके इन सब की बड़ी मजम्मत की है। कहा ये बात करते हैं जिन्होंने जीवन भर दलितों का विरोध किया, बाबा साहब का विरोध किया, कांशीराम जी का विरोध किया, मेरा विरोध किया, ये। लेकिन अब ये वाली बात उनके हाथ से निकलती जा रही है, मामला उनके हाथों से जा रहा है, और ये खुली आंखों से मायावती शायद देख नहीं पा रही हैं या समझ कर भी क्या कर लेंगी, ये वाली बात आ गई है। रोकने की स्थिति उनकी दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है। अगर कांशीराम जी को राजनीतिक और वैचारिक तौर पर अपने पाले में लाने में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कामयाब रही, तो बीजेपी के लिए तो कम, ये बीएसपी के लिए एक और बड़ा झटका होगा जो उसके आधार को हिला देगा। आज चर्चा इसी विषय की, आप कुछ स्टेटमेंट सुने। ने किसी और से एक दिन कह दिया, पता नहीं सही कहा या गलत कहा, मगर अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। श्री राहुल गांधी जी, जो आप कह रहे हैं कि अगर मान्यवर साहब नेहरू जी के समय में होते तो आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाते, परंतु हकीकत तो यह है कि मान्यवर साहब वो है जिन्होंने इस समाज को उठाया, जगाया, बाबा साहब की सीखों को घर घर लेके गए, और वो ऐसे नेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाए हैं, नेता बनाए हैं। तो अगर साहब नेहरू जी के समय में होते तो वो नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की ताकत जरूर रखते, ना कि आपके नेहरू जी हमारे साहब को मुख्यमंत्री बनाते। माननीय कांशीराम जी के जो रास्ते पे चलने वाले लोग, उन पर जीवन भर उनके साथ संघर्ष करने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं उनको सम्मान मिले, भारत रत्न मिले। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट डॉक्टर ऋचा सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, डॉक्टर सतीश प्रकाश दलित समाज के जाने माने चिंतक हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव, राजेंद्र गौतम उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने चर्चित पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आलोक शर्मा जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, और मेरी इस हैरानी और को आप दूर करिए, बताइए कि अचानक से कांशीराम जी के प्रति आप लोग इतने दयावान, मेहरबान, कदरदान हो गए, अचानक से आप लोगों के वैचारिक परिवर्तन का कारण जान सकते हैं सर? ब्रजेश भाई नमस्कार, और सभी तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है वो कभी भी
इस तरह से कभी भी अपने आप को नहीं इंगित करती है कि हम किसी के प्रति दयावान हैं। या देखिए, दया तो परमात्मा की ही रहती है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से हालात राजनीतिक परिवेश में बदले हैं पिछले 8-10 साल में, खासतौर पर बीजेपी के आने के बाद, और किस तरह से बीजेपी ने बसपा को समाप्त किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से बहुदल और डाइवर्सिफिकेशन और सबका लोकतंत्र में हिस्सा रहे, इन तमाम सिद्धांतों के साथ हमेशा से हम लोग आगे बढ़े। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से बसपा ने और खासतौर पर मायावती जी ने, बहन जी ने सरेंडर किया है बीजेपी के कहने से, इससे कहीं ना कहीं मायावती जी ने जो एक अलग जो लगता था कि जगाया है, और जिस तरह से काशीराम जी ने कुछ एक रास्ते बनाए थे खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए और बहुजन समाज के लिए, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं रास्ते जो हैं वो भटके बसपा के द्वारा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस चीज की जरूरत को महसूस किया। एक व्यक्ति कोई विशेष नहीं होता, लेकिन उसके आदर्श, उसने कोई रास्ता दिखाया हो, और ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा से रहा है, चाहे तो विरोधी भी रहा हो राजनीतिक आधार पर। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हमें लगता है कि उसकी वजह से समाज को कोई फायदा हो सकता है या हुआ है, तो हम सदैव उसके पक्षकार रहते हैं। यही कारण है कि प्रेम और सम्मान की जो भावना की बात अब आपने मैं की कुछ है, सवाल करना वो चाहता हमारे हूं आपसे। ये प्रेम और जी। ये जो आपको याद आया कि कांशीराम जी की शख्सियत और उनका योगदान उनके निधन के 20 साल के बाद आपको याद आया। अगर इसको अवसरवाद देखिए, और मौके की राजनीति कहें तो ना कहें। दूसरा, मैं आपको आपकी बात ही याद दिलाना चाहता हूं। आपने इसी डिबेट में कहा कि हालात बदले हैं, तो हालात बदले इसलिए आप कांशीराम जी की विचारधारा के नज़दीक जा रहे हैं। सर, इसको क्या मैं अवसरवाद कहूँ? नहीं, देखिए, हालात बदलने से तात्पर्य ये नहीं है कि हमने कोई अपने आदर्श बदल ठीक लिए। पूछे इनसे। हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी रहे वो, और बसपा हो या सपा हो, हमने आमने सामने भी चुनाव लड़े और हम साथ भी रहे। तो उसको अवसरवाद ना कह के मैं समझता हूं कि बदलते परिवेश में कहीं ना कहीं इतिहास बहुत सी चीजें सिखाता है, उसी का एक आप उसकी परिपाटी मान सकते हैं। जिस तरह से बसपा ने बीजेपी की बी टीम बनकर और जिस तरह से सरेंडर किया है, बहुजन समाज का एक जिस बात तरह मैं से आपसे अहित स्पष्ट पिछले रूप से वर्षों से जानना चाहता देखने को हूं मिल रहा है, स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी कि चाहती है कि तमाम जो पिछड़े जी, हैं, दलित हैं, सब इकट्ठे क्या हों कांग्रेस और का हम आगे वैचारिक बढ़ें। राजनीतिक परिवर्तन हो चुका है? देखिए, राजनीतिक परिवर्तन, राजनीति तो वैसे ही हमेशा से प्रवाहमान रही है, हमेशा से बहते हुए पानी की तरह रही है। कभी धाराएं आती हैं, कभी रुकती हैं, लेकिन हमने हमेशा से ये देखा कि कहीं ना कहीं काशीराम जी का एक योगदान रहा। और माननीय राहुल गांधी जी ने तो काफी बड़ी बात कही ही है। तो हमारे विचार हमेशा से, चाहे छोटे दल हो चाहे बड़े दल में हो, हमारे सहयोगी हो चाहे हमारे विपक्ष में सर, रहे एक हो, सवाल और है, फिर हमारा आगे उनके बढ़ेंगे। लिए। सर, 2004 जी। से 2010 तक आपकी केंद्र की सरकार थी। आपने कांशीराम जी के लिए क्या किया? देखिए, मुझे लगता है कि उस समय पे उत्तर प्रदेश में हम पूरी तरह से प्रतिद्वंदी के तौर पर थे, और शायद हम कुछ करना भी चाहते तो बहन मायावती एक सबसे बड़ा एक कारण बनती कि शायद वो नहीं चाहती कि काशीराम जी के प्रति कांग्रेस की जो भावनाएं हैं वो जनता के बीच में जाए। तो कई बार इस तरह का प्रयास किया तो वो गया। तो मैं अब भी हर नहीं चीज चाहती को है। यहाँ कितना पर भला बुरा आपको भारत कहा है, समाचार में बहुत डिस्क्लोज नहीं कर गुस्साई सकता हैं, हूँ, बहुत लेकिन डांटी मुझे हैं आप पता लोगों है को। सोनिया जी हो चाहे प्रियंका जी रही हो, सभी ने वहां पर पूरा अपना एक वो रखा है, स्नेह रखा है। और एक हमारे आंध्रा के सांसद रहे हैं तिरुपति से, उन्होंने भी, उनका भी जिस तरह से काशीराम जी के प्रति रहा है, तो हमारा एक हमेशा से सम्मान और एक वो रहा है, प्रेम रहा है। मैं लेकिन आपके ठीक ऊपर है, एक इस आरोप समय लगाना चाहता हूं। आपकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी कांशीराम को राजनीतिक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। ठीक पूछे? देखिए, आपका आरोप जो है, हाँ, आप कहो। वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके आरोप का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन केवल वोट बैंक के लिए हम ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। उनके दिखाए हुए रास्ते को, और अगर बहुजन समाज आज पिछड़ रहा है, जिस तरह से तमाम ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर दलित और पिछड़ों के ऊपर हो रही हैं, आपने देखा किस तरह से रायबरेली में भी थैंक यू सर। वाल्मीकि के ऊपर जिस तरह से हुआ मैं और डिबेट किस के तरह से दूसरे चरण बदमाशों में ने आपके उसको बाकी मारा। विचारों को तो आज सम्मानपूर्वक कांग्रेस स्थान पार्टी दूंगा। चाहती है कि थैंक यू सर। हम आवाज बने, उसमें कोई मुझे थैंक यू, बहुत आपत्ति नहीं शुक्रिया। मैं लगती। दीपक रंजन जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। समाजवादी पार्टी के हैं और कांग्रेस के ताज़ा ताज़ा शिकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी। ये तवा गरम किया आपने, लकड़ी का प्रबंध किया आपने, आग लगाई आपने, रोटी सिकने भर को तवा गरम किया आपने, और जैसे ही तवा गरम हुआ उस पर रोटी डाली राहुल गांधी ने
आपके 75 जिलों में कार्यक्रम को किसी ने न पूछा, और राहुल गांधी तो यहाँ भारत रत्न और मुख्यमंत्री का पद दे गए। ये क्या किया कांग्रेस ने आपके साथ? मेरी सिंपैथी है आपके साथ। ना देखिए ब्रजेश जी, सामाजिक न्याय के संघर्षों के पुरोधा मान्यवर काशीराम जी का सदा समाजवादी पार्टी ने सम्मान किया है, और एक ऐसी पार्टी थी जो बाबा साहब और काशीराम जी के मिशन को लेकर के आगे तो बढ़ी, लेकिन फिर बहुत जल्दी उस मिशन से वो भटक गई कहीं ना कहीं। तो समाजवादी पार्टी का देखिए उद्देश्य शुरू से ये था कि दलित समाज का उत्थान हो। जिस तरीके से काशीराम जी और बाबा साहब, देखिए बाबा साहब आज़ादी के बाद हमें लगता है 9-10 साल ही हम लोग के बीच में रहे, जीवित रहे वो, और 9-10 साल बाद जो है वो नहीं रहे हम लोग के बीच। लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखी, बाबा साहब संविधान के रचयिता रहे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का काम अगर किसी ने किया, दलितों के उत्थान के लिए काम अगर किसी ने किया, तो वो माननीय काशीराम जी ने किया। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया भाई? कांग्रेस पार्टी आपके साथ क्या किया? कांग्रेस पार्टी हमको कार्यक्रम तो आपका था ना? नहीं, कांग्रेस हमारा तो कार्यक्रम हुआ। तो इन्होंने क्या किया? भाई इनकी पार्टी इन्होंने है तो दोनों इंडिया ब्लॉक। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? पर ये वही हर काम करते हैं जो आप कर रहे होते हैं। इनको बीजेपी की कम चिंता है, आपकी ज्यादा है। मैं ये कहना चाहता हूं, हम सब एक ही हैं। आप साफ साफ सुनना चाहते हो तो सुन। नहीं, आप पूछिए आलोक शर्मा जी से कि हम वो अलग हैं क्या? अगर उन्होंने कार्यक्रम किया, हमने कार्यक्रम किया, भारतीय जनता पार्टी से पूछे कि उन्होंने काशीराम मान्य और काशीराम जी के लिए कौन सा कार्यक्रम किया? कौन सा? ऋचा सिंह जी अभी आप पूछेगा उनसे, उन्होंने कौन सा कार्यक्रम कर दिया 15 मार्च को? कल आप संतुष्ट हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा? अरे हम असंतुष्ट क्यों होंगे भाई? हम तो संतुष्ट हो, ये कह दो। भारत, देखिए भारत रत्न, अच्छा कह दो राहुल गांधी की बात से संतुष्ट हो। हम बिल्कुल है, भारत रत्न की बात, उनके कार्यक्रम से संतुष्ट हो, कह दो। अरे भाई क्यों नहीं संतुष्ट होंगे? जो भी मान्यवर काशीराम जी के विचारों को आगे बढ़ाएगा, उनकी चीजों लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम करेगा, हम हर उस व्यक्ति से। कांशीराम आपके कौन लगते हैं जी? कांशीराम आपके कौन लगते हैं? अरे आपका क्या है? काशीराम सिर्फ मेरे नहीं, आपके जीवन भर विरोध किया है। अच्छा आप काशीराम, मेरे तो हृदय में है। तो हमारे भी हृदय में है। आपको वोट चाहिए, मुझे थोड़ी चाहिए। आपको क्या चाहिए दुबे जी? आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? हमें वोट। मैं तो सम्मान। देखिए मैंने तो कितनी ऊंची बात बोली, हम भी तो और दिल से बोला। हम देखिए, बताओ गौतम जी, दिल से बोला कि नहीं बोला? हम तो देखिए चाहते हैं। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, कि हम तो चाहते हैं कि जो उन्होंने दलित समाज को उत्थान के लिए, दलितों के लिए जो काम किया, जो उनकी विचारधारा थी, उसको समाजवादी पार्टी आगे बढ़ा। देखिए समाजवादी पार्टी का उद्देश्य था, अगर वो पार्टी अगर बाबा साहब के और काशीमाने और काशीराम जी के विचारों को, मिशन को आगे लेकर के चलती तो हमें कोई दिक्कत। लेकिन जब वो मिशन से भटक गई तो हम लोगों को दलित समाज के लिए, दीपक जी आपको चिंता करनी चाहिए, आपको बीजेपी और बीएसपी की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको चिंता करनी चाहिए, कांग्रेस आपसे छीन के ना भाग जाए। अच्छा ये बताइए, मुझे बड़ी सिंपैथी हो रही है बीजेपी के सरकार के जो सेकंड, ये छीन के ना भाग जाए आपसे। बीजेपी के जो सेकंड मिनिस्टर है अमित शाह जी, वो सदन में क्या कहते हैं? बाबा साहब को फैशन कहते हैं। बाबा साहब एक फैशन है, बाबा साहब एक ब्रांड बन चुके हैं उनको, तो ये क्या सम्मान करेंगे? आपके ऊपर भी यही आरोप है कि आप वोट के लिए कांशीराम जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, देखिए हम कोई, जब तक वो जिंदा थे आप और वो एक दूसरे के कट्टर जानी दुश्मन थे। ना, और आज इतनी मोहब्बतें, इतना इसरार, इतना आप, अरे 1993 में सम्मान का भाव दिखा रहे हैं कि 1993 कई बार तो मुझे भी डाउट हो जाता है। ब्रजेश जी 1993 में तो हमने मिलकर के सरकार बनाई, हमने अलायंस, हमने चुनाव लड़ा। थैंक यू। 1993 एक चीज और, जैसे क्या रह गया? भारत रत्न की बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही, मैं उसमें एक चीज और अच्छा, जोड़ना दे चाहता देगी हूं बीजेपी भारत सरकार से कि आप गेम सेट करो, बीजेपी खेल जाएगी। मान्यवर काशीराम जी के साथ साथ आदरणीय नेताजी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर ऋचा सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। ऋचा जी आपका स्वागत। जब ये सब लोग कांशीराम जी पर इतने मेहरबान हैं और उनके विचार को इतना ऊंचे बता रहे हैं, भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, आपकी पार्टी उनके बारे में क्या ओपिनियन रखती है? जी ब्रजेश सर, मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न देने की बात हो या फिर उनकी योग्यता या श्रेष्ठता किसी भी संशय के दायरे से बाहर है, लेकिन भारत रत्न देने की एक प्रक्रिया है, राष्ट्रपति जी का अधिकार है, उनके विवेक का विषय, और मुझे लगता है कि जरूर वो उस पर विचार करेंगे। लेकिन मैं आपके सामने कुछ बिंदुओं को जरूर रखना चाहती हूँ, और पहला बिंदु मेरा कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में है, और मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहती हूँ कि 10 साल तक आदरणीय राहुल गांधी जी डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर रहे कांग्रेस पार्टी के, या फिर कह सकते हैं कि सुपर प्राइम मिनिस्टर रहे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन उन्होंने तब कभी भी मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न देने की इच्छा भी जाहिर नहीं की। अगर उन्होंने इच्छा भी जाहिर कर दी होती
तो शायद उनकी इच्छा जाहिर करने भर से ही काम हो जाता, लेकिन चूंकि उनकी नीयत में नहीं था मान्यवर काशीराम जी को सम्मान देना, तो उन्होंने कभी भी तब इसकी बात नहीं की। आज वो अवसरवादी राजनीति के तहत मान्यवर काशीराम जी का नाम ले रहे हैं। दूसरी बात समाजवादी पार्टी के संदर्भ में है। पहली बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से, या फिर कह ले मान्यवर काशीराम जी की कृपा से। और मान्यवर काशीराम जी की कृपा समाजवादी पार्टी के ऊपर हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि दलित विरोधी पार्टी है तो ये स्वयं तो मुख्यमंत्री बन ली, लेकिन जब समझौते के अनुसार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो 2 जून 1995 को गेस्ट हाउस में क्या हुआ, गेस्ट हाउस में किस तरीके का काला इतिहास समाजवादी पार्टी के द्वारा लिखा गया, उसके ऊपर पूरा लोकतंत्र और समस्त आबादी शर्मसार होती है, कलंकित होती है। इसके लेकिन बाद ये आप समझ बताइए कि लीजिए- 2019 में मायावती और अखिलेश यादव नेताजी एक प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने कहा सब भूल गए। उनका तो एक हो गया था, 2019 में ही वो सब एक हो गए थे। आदरणीय ब्रजेश सर, मैं उसके आगे भी आ रही हूं कि उन्होंने कहा, लेकिन उसके बाद माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने फिर से स्पष्ट किया कि वो गेस्ट हाउस कांड भूली नहीं, और गेस्ट हाउस कांड अरे मुकदमा लोकतंत्र वापस का ले लिया काला था इतिहास उन्होंने, है। तो एफिडेविट वगैरह लगा दिए थे, लगाया था ना। आदरणीय विजय सर, लोकतंत्र का काला इतिहास है गेस्ट हाउस कांड, जिसको लोकतंत्र नहीं भूल सकता, उत्तर प्रदेश की आधी आबादी नहीं भूल सकती। और मैं आपसे कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को पहला दलित मुख्यमंत्री देने का काम किया। पहला दलित मुख्यमंत्री यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी। हमने देश को पहली दलित महिला मुख्यमंत्री देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी, अभी आप पूछ रहे थे ना कि मान्यवर काशीराम जी के सम्मान में आपने क्या किया, हमने मान्यवर काशीराम जी के सपनों को पूरा करने का काम किया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पहली बार मुख्यमंत्री वो तो बनाने का पहले काम- बनाया ना। आप मुझे बताइए कि 2014 से आपकी पार्टी की हुकूमत है, 12 साल हो गए। अगर कांशीराम जी के लिए एक काम किया हो तो आप मुझे बता दें, गिना दें कि 12 साल में मोदी जी ने या योगी जी ने कांशीराम जी के लिए ये किया। आप उसको खुले तौर पर सबको मुंह बंद करा दीजिए कह के, नहीं, हमने तो आलोक शर्मा का मुंह बाबा बंद करा साहब दीजिए, जी- दीपक रंजन का मुंह बंद करा दीजिए। अब बताइए कि पंचभूमि का निर्माण किसने किया? आदरणीय प्रधानमंत्री मैं मोदी जी ने पंचभूमि किया। की बात नहीं कर रहा हूं, हमने मैं दीक्षा कांशीराम जी भूमि की का- बात कर रहा हूं। नहीं, आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी के अनुसार किया गया। और मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि उनकी योग्यता किसी भी Thank you, संशय madam. या डिबेट के दायरे से बाहर है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं नहीं, आप प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा। नहीं सर, प्लीज सर, मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं दुबे जी। चौधरी साहब को भारत रत्न कब मिला था? मतलब चुनाव के कितने पहले मिला था? कुछ पहले मिला था। मतलब 1 महीने 2 महीने? हाँ, कुछ 2-3 महीने पहले। उसी के बाद ही आपका गठबंधन हुआ था शायद ऋचा हाँ, सिंह की पार्टी से? जब मोदी जी ने स्वर्गीय चौधरी साहब को भारत रत्न से नवाजा, उसके बाद हमारा गठबंधन यूपी में हुआ। चुनाव शायद जनवरी फरवरी होगा। लोकसभा चुनाव के पहले हुआ था। नहीं, ये लोक विधानसभा वाला कब है? जनवरी विधानसभा फरवरी? तो 2027 में है। कब है? जनवरी फरवरी? फरवरी मार्च में है। तो अक्टूबर नवंबर सही रहेगा भारत रत्न के लिए? नहीं, भारत रत्न तो उन्हें कभी भी दिया जाना चाहिए। भारत रत्न तो उनको के वो पात्र हैं और उनको दिया जाना खुद चाहिए। तो ले लिए, उनके लिए ठीक से मांग नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से मांग कर रहे हैं। पुरजोर हम लोग तरीके से, मतलब आवाज बहुत strong आवाज के बहुत साथ। मजबूती से, कहिए थोड़ा। बहुत मजबूती से कि काशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। और जो और जल्दी आज- मिलना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा आज घोषित कर दे, आज सरकार सिफारिश कर दे। वो तो घोषित मेरे दबाव में तो नहीं कह रहे हो? नहीं, दबाव नहीं हमारा। हम लोग तो काशीराम जी के सिद्धांतों पे हम लोग भी काम कर रहे कौन आप? नहीं, हमने तो अरे हमारे बस करो, मेरे आंसू आ जाए। नहीं, आपके आंसू- ना ना ना, बस करो, नहीं, आपके आंसू आवे आवे बस आप करो भावुक दुबे हो। जी, आंसू आ देखिए- जाएगा देखिए, अगर आप कांशीराम जी के सिद्धांत पर चलते हैं तो। देखिए, काशीराम जी का सिद्धांत और स्वर्गीय चौधरी साहब का सिद्धांत एक ही था। चौधरी साहब ने भी उन्हीं मूल्यों को स्थापित किया। उन्होंने भी राजनीति में पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, शोषित वंचित समाज को ऊपर लाने का काम किया। और काशीराम जी उन्हीं सपनों को पूरा करते रहे। और अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बातें कही और कांग्रेस ने कहा कि उनको राष्ट्रपति, उनकी बात को सुनकर के जब मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, इतने वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, ये कभी बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान नहीं कर पाए। उनको भारत रत्न देने का काम जब जनता दल की सरकार बनी, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी।
और उस समय हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने इस प्रस्ताव को कि बाबा साहब को सम्मान मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में राष्ट्रीय मोर्चे में बाहर से समर्थन दे रही थी, तब जाके बाबा साहब मैं तब मानूंगा जब जयंत चौधरी चिट्ठी लिख दें प्रधानमंत्री जी को कि कांशीराम जी को भारत रत्न मिले। अरे मैं बैठ के जयंत चौधरी चिट्ठी लिखी। अरे मैं उनका महासचिव हूं, मैं यहाँ बैठ के अधिकृत रूप से कह रहा हूं कि कांशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, राष्ट्रीय लोकदल। और हमें एक मंत्री उत्तर प्रदेश में बनाने को मिला। हमने शोषित वंचित तबके से यहाँ पर मिनिस्टर हमारी पार्टी के नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने ऐसे बता रहे हो जैसे कोई एहसान करते नहीं, एहसान नहीं किया। हमने हमारे नेता माननीय जयंत जी ने दलित बस्तियों पर सारे विधायकों सांसदों को निर्देश दे रखा है। क्यों आप आराम से बात करो। नहीं, मैं वही मैं कोई ऐसी बात तो पूछा नहीं। गुस्सा क्यों हो रहे हो? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। तो चीख रहे हैं, देखो आपने मुझे जो है क्यों रहे हो आप जब मैंने बोला उत्तेजित क्यों तो हो रहे हो? आप कहने लगे मैंने कोई बुरी बात कही क्या? हम धीमे से उत्तेजना बोले, नहीं, उत्तेजना। आप हमारी बात को वही नहीं दे रहे थे भाई। मैं ये अच्छा तो किसी ने कहा क्या कि चिल्लाओ तो डिबेट में सुना जाता है? की बात आराम से बात करो। आपका सवाल इस तरह का था और जो लोगों ने आप आलोक शर्मा से कोचिंग लेना बंद करो। आप बाबा साहब को सम्मान दे नहीं पाए, आप काशीराम जी को थैंक यू, सम्मान बहुत देने की शुक्रिया बात कर रहे आपका, हो। बहुत शुक्रिया। मैं सतीश प्रकाश देखो ये जो आलोक शर्मा जी से तो नहीं ले रहे हो आजकल ट्रेनिंग चिल्लाने की जोर जोर से? अरे हम चौधरी साहब की पाठशाला के सदस्य हैं, हम वही ट्रेनिंग लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर सतीश प्रकाश को आमंत्रित करता हूँ। दलित समाज के बहुत ही जाने माने चिंतक हैं और जितनी भी डिबेट्स मैंने की अधिकांश का वो हिस्सा रहे इस तरह के कार्यक्रमों में। सतीश जी बहुत शुक्रिया आपका। तो बताइए आजकल ये जो नया प्रेम उमड़ रहा है इन लोगों का, वो देखकर आप इमोशनल हुए या नहीं? ब्रजेश जी ये चुनावी अनुयायी हैं, इनका एक्चुअल मान्यवर जी ब्रजेश जी ये सब चुनावी अनुयायी हैं। इनका मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा से, दलित समाज की विचारधारा से, बहुजनों के सामाजिक मूवमेंट से कोई दूर तक भी मतलब नहीं है। देखिए कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो या पार्टी हो, उसका एक्चुअल बिहेवियर ये नहीं होता कि जब वो सत्ता से बाहर होते हैं। एक्चुअल बिहेवियर तब माना जाता है कि जब लोग सत्ता के अंदर होते हैं। और मुझे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़ा बताता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की बाकायदा जाति बताता हो, ऐसे प्रधानमंत्री होने के बावजूद आज मान्यवर काशीराम जी को अगर भारत रत्न नहीं दिया जा रहा तो कहीं ना कहीं ये बड़े शर्म की बात है। वो एक मसीहा है, एक ऐसा वर्ग जो सदियों से कहीं ना कहीं अलग तो सर हर काम का एक वक्त होता है ना, जब वक्त आएगा तो दे देंगे। वक्त तो आने दो, टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट चीज सर। देखिए ऐसे भारत रत्न की हमें जरूरत नहीं है। अपने आप को रखो, तुम राजीव गांधी को दो, इंदिरा गांधी को दो, सबको दो। ऐसे ये इतनी लिपचड़गिरी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है ना। देखिए सुनिए, मैं एक बात, आलोक शर्मा जी एक बात बता रहे थे, वो नरेंद्र सरेंडर आपने बीएसपी के ऊपर भी चिपकाना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं आपकी ये भाषा ही है कि आज आप अधिकतर राज्यों में सत्ता से बाहर है और दलित जो है ना वो बड़ा भावनात्मक होता है। आप दलित महापुरुषों के प्रति किस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं? अरे 2006 में किसकी सरकार थी? जब मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण हुआ, यूपीए की सरकार थी। आपको लगा नहीं तब? और ये राहुल गांधी जी, ये कलावती का मामला जानते हो आप? भारत की राजनीति में पहली बार जब दुनिया जानी, उनका वो स्पीच था जब वो कलावती महाराष्ट्र की महिला से मिलकर के आए। वो कलावती से दोबारा मिलने गए। वो जो आदमी आपने पकड़ा था, वो जूते चप्पल गांठने वाला, दोबारा गए उसके पास। ये रोज के रोज आप पिक्चर बनाते हो और आपको लगता है कि इस देश का दलित वही है, वो भावनात्मक रूप से आपके ट्रैक में फंस जाएगा। देखिए मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी से क्यों इतना नाराज हो? आपको तो सपा से भी, बीजेपी से भी नाराज होना चाहिए। अकेले क्या इस गुनाह में आलोक शर्मा की पार्टी है? आप इन पर क्यों नाराज हो रहे हो? ये दीपक रंजन को भी कहो, ऋचा सिंह को भी बोलो, अनिल दुबे कितना देख लो उत्तेजित हैं, इनको भी डांटो। नहीं देखिए ब्रजेश जी, मैं एक अपनी बात रख रहा हूं। देखो एक छोटी सी बात मैं आपके बीच में एक बात रखना चाहता हूं। देखिए आज दीपक जी बड़ी अच्छी बातें कह रहे थे मान्यवर काशीराम जी के बारे में। आपको मालूम है यही अखिलेश यादव 2012 से लेकर के 2017 के बीच में इन्होंने बाकायदा मान्यवर काशीराम जी के नाम पर जो संस्थाएं खड़ी करी गई, बाकायदा सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम बदला गया, जो कासगंज जिला मान्यवर काशीराम जी के नाम पे रखा गया उसका भी नाम बदला, और इन्होंने उर्दू अकेडमी का भी नाम बदला। और मान्यवर काशीराम जी को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के, धन्यवाद लीडर्स की भाषा देखो ना, तो
तो मेरा मानना यह है ब्रजेश जी, बड़ा विमर्शता पूर्वक है। बहुत शुक्रिया सर। अब तक मान्यवर काशीराम जी को अगर भारतीय राजनीति में अगर उनको भारत रत्न नहीं मिला तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। बहुत शुक्रिया आपका। माननीय मैं राजेंद्र काशीराम जी गौतम जी अपने को इस डिबेट जतन में से, इनवाइट अपने करता प्रयत्न हूं। से- जी। राजेंद्र गौतम जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार हैं। गौतम जी आपका स्वागत। तो बताइए, ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बीजेपी जिस तरह का अभियान कांशीराम जी के लिए चला रही हैं, उसका ग्राउंड पर क्या इफेक्ट है? मैं ये समझना चाहता हूं कि दलित समाज के भीतर किस तरह का संदेश ये लोग दे रहे हैं, क्या कोई इम्पैक्ट है या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल बातें हैं? नहीं वैसा, ये सभी लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं इस समय। सबसे बड़ी बात यह है, आप 2022 का और 2024 का लोकसभा चुनाव के परिणाम देख लीजिए। बसपा बहुत कमज़ोर हुई है, उसी के कारण सभी पार्टियों को लगता है 9% का वोट शेयर बचा है, 9 साढ़े 9 के बीच हाँ, में। तो वो भी इस बार जिस तरह से बसपा, बात ये दलितों के पास अब बहुत सारा विकल्प आ गए हैं, सब लोग लुभा रहे हैं, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो और चंद्रशेखर आज़ाद, तो उसके पास अब विकल्प है। बहुजन समाज पार्टी बहुत ही एग्रेसिव नहीं है इस समय, और एग्रेसिव से आपका तात्पर्य? एग्रेसिव मतलब कोई दलित इशुओं पर अब बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है वो चीज़ें। और सबसे बड़ी ट्वीट तो करती हैं? ट्वीट करने से कहाँ काम बनेगा भाई साहब? आम दलित तो पढ़ लेता होगा ट्वीट। अरे भाई साहब, ट्विटर पर कितने ट्वीट करने वाले हैं? मुझे थोड़ा कम आइडिया। 2-2.5 करोड़ हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात, हम दलित मतदाता जो पढ़ा लिखा है वो तो समझ जाता है, लेकिन जो गांव देहात का है वो ट्वीट से नहीं, वो जमीन पर देखना चाहता है। बहन जी बहुत लंबे समय से बाहर हैं, मतलब वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही हैं जिससे तो कि आपको लगता है कि ये लोग पहले आधार छीन ले गए, फिर जन आधार छीन ले गए, फिर वोट छीन ले गए, फिर सीट छीन ले गए, अब क्या कांशीराम को भी छीन ले गए? हाँ भाई साहब, ये इस समय मानवर कांशीराम सबके कांशीराम हैं, एक के नहीं है, सबके हो गए हैं। और वो भारत रत्न देने की मांग करेंगे। और राहुल गांधी कितना इमोशनल थे, देखा आपने? हाँ। लगा रो ही देंगे अभी हाँ। कांशीराम जी को जी, याद जी। करके। तो ना लगा ना आपको? जी जी। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वैसा महसूस हो रहा है कि सारे पॉलिटिकल पार्टियां इस समय मानवर कांशीराम जी की जय जयकार कर रही हैं और उनकी विचारधारा को अपनाने का प्रयास कर तो रही हैं। आप आज खुल के बताइए, क्या लगता है कि बीजेपी फिर चुनाव के पहले भारत रत्न देगी कि नहीं देगी? 100% देगी भाई साहब, हमें पूर्ण विश्वास है। अक्टूबर नवंबर में ये घोषणा करेंगे ये, और फिर ये मास्टर स्ट्रोक होगा, तब ये लोग क्या करेंगे? अब ये इन दीपक लोगों का रंजन नहीं। कितनी मेहनत कर रहे हैं, आलोक शर्मा कर रहे हैं, के दबाव में तो हाँ? और अनिल दुबे तो कह रहे हैं चिट्ठी भी लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ है भाई साहब, दलित मतदाता बहुत ही अब जागरूक हो चुका है, वो अपने अधिकार के प्रति बहुत ही सजग है। और इस बार का ये 2027 इनकी का मोहब्बत वाकई में विचार इन लोग के बदल गए हैं या फिर वोट के लिए ही नहीं, सब- वोट के लिए हैं भाई है साहब, ना? विचार नहीं विचार बदले विचार हैं। किसी के नहीं कुछ बदले। नहीं, कुछ नहीं, वोट चाहिए भाई साहब सबको। सबकी फ्यूडल सोच है वही, जी, जी। सामंती वाली। जी जी। बस ये कि अब वोट का एक नया रास्ता पा गए हाँ, हैं। पा गए हैं मानवर कांशीराम जी के जरिए ये। अच्छा, इस दौड़ में बीजेपी क्यों पिछड़ रही यूपी में? नहीं, जब ये वैसे- दोनों लोग इतना ज्यादा विलाप कर रहे हैं कांशीराम जी के लिए, तो बीजेपी चुप बैठी हुई है। नहीं, इस समय बात ये अक्टूबर नवंबर से बहुत सक्रिय हो जाएंगे ना। अच्छा, तब होंगे। अभी चुनाव के उनके जो टाइम, नेता हाँ। हैं, इनकी बैटरी कम होगी तो वो चार्ज हाँ। मिलेंगे। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। तो बताइए कि इन दिनों कांशीराम जी पर इतने ज़्यादा राजनीतिक करम मेहरबानियाँ, इसका कारण क्या है? देखिए, ऐसा है कि ये जो कांशीराम की जयंती हर पार्टी मना रही है, तो ये बसपा वाले जो नेता थे सब निकल के वहाँ से भाजपा में, सपा में और कांग्रेस में चले गए अधिकतर। तो ये सब जो है अब वहाँ कहे कि कांशीराम की जयंती मनाओ, मायावती के पास तो ज़्यादा लोग बचे नहीं, यहाँ दल में मनाना शुरू करो। ये बेसिकली उपज इन्हीं लोगों की है कि उस देश में कांशीराम दलितों के सबसे बड़े मसीहा रहे, नेता रहे। उन्होंने बसपा जैसा बड़ा संगठन खड़ा किया। लेकिन देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जो आदमी पेड़ लगाता है उसका फल नहीं पूरा खा पाता, फल बहुत सारे दूसरे लोग खाते हैं। कांशीराम ने पेड़ लगाया था और मायावती को दिया था कि इसका फल लेना और दलित समाज का उत्थान करना। लेकिन जब फल आना थोड़ा कम हुआ तो वो उधर से उस पेड़ की ओर से उन्होंने नज़र हटा ली, और जैसे नज़र हटाई तैसे नेता भाग भाग के दूसरे पार्टियों में चले गए। अब वो कह रहे हैं पेड़ के फल हम खाएंगे। बात इतनी सी है। अब ब्रजेश जी,
हमारे देश में एक बड़ी परंपरा है कि जब तक कोई आदमी जिंदा है तब तक उसकी आलोचना करो, जब मर जाए तो उसको मसीहा बताने लगो। ये नेताओं के मामले, महापुरुषों के मामले में हमेशा होता आया है। जितने बड़े नेता हैं, कल को यही कांग्रेस कह सकती है कि अगर राहुल गांधी के कोई पीढ़ी आवे कह दे कि मायावती को हम प्रधानमंत्री बना देते, कोई बड़ी बात नहीं। 150 साल बाद कोई कह दे आके। आज मायावती को सीधे कोई सम्मान मिलने वाला नहीं है। तो जो व्यक्ति, कांसी राम जैसा व्यक्ति जो पूरी जिंदगी चुनाव लड़ता रहा, हारता रहा, बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते, आज उनको भारत रत्न देने के लिए हर पार्टी तैयार है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबको लग रहा है कि दलित वोट बैंक मायावती से छिटक चुका है, अपनी ओर उसको खींचो। पहले भाजपा ने कुछ खींचा, फिर सपा ने कुछ खींचा, सपा और कांग्रेस ने। अब उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा शेयर किसके पास आवे, उसके लिए तैयारी चल रही है। इस बात से आप सहमत होंगे कि दलित वोटों की असली लड़ाई में बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, जो ये चाहता है कि इस विधानसभा चुनाव में हमें वोट मिले, और उन्होंने उनके नेताओं को लगाया है। कांसी राम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सोती हुई कौम जगाई, और उन्होंने मायावती को दलितों का अपने बाद सबसे बड़ा नेता बनाया। लेकिन अब जीते जी उसको रत्न नहीं माना गया। अब मरने के बाद कौन रत्न लेके क्या करेंगे? अब तो वो चले गए। तो ये रत्न सामाजिक व्यवस्था में सिर्फ एक सांकेतिक बनकर रह जाती है, वस्तु बनकर रह जाती है। जिसने 85-15 का नारा दिया, जिन्होंने कहा कि तुम्हारे वोट में वो ताकत है कि तुम सीएम और पीएम बना सकते हो, और उन्होंने करके दिखाया। उनकी मेहनत का नतीजा था ये चमत्कार जो मायावती की कई बार सरकार बनी। लेकिन आज भी दलित हक पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना। तो बहुत साफ है कि कांसी राम जिस दौर में थे, उस दौर में बहुत सारे छुआछूत था, जातिवाद था, सामाजिक चेतना की कमी थी, भेदभाव था, और जो लड़ाई लड़कर वो यहाँ तक आए, वो कोई महापुरुष ही वो काम कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज बसपा का बहुदलित वोट बैंक फिसलने के लिए तैयार बैठा है, और उसको लपकने के लिए भाजपा और इंडिया का गठबंधन लगा हुआ है। विजय जी, एक चीज जरूर यहाँ कहना मुनासिब होगा कि हम लोग जिस बड़ व्यवस्था में, जिस इजाज व्यवस्था में हैं जी, वो हमारे ऊपर थोपी गई है। हम अपनी इच्छा से किसी जाति में पैदा नहीं हो सकते हैं। पैदा होने के बाद हमें पता चलता है कि हम फला जाति में पैदा हुए हैं, फिर उसका दंश हमको झेलना पड़ता है। जिस देश में ऋषियों ने, महापुरुषों ने, सबने ये कहा कि मनुष्य नहीं मनुष्यता बड़ी है, उस देश में कुछ लोगों को मैला ढोने का काम, छोटा काम, नीच काम कराया गया। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है, और इसी वजह से संविधान बना और उसने एक नई ताकत दी। आज इंसान का शोषण न करे, इसके लिए संविधान में व्यवस्था है। और वैसे एक चीज जान लीजिए कि कांसी राम पर तो पहला दावा मायावती का है। ये तो सब नए नए पुजारी निकला है जो कह रहे हैं कि हम एक मंदिर बना दिए, यहाँ भी आओ। और इनसे देश के देखिए, लौट के शाम को बुद्धू घर को ही आएंगे, चाहे जहां रहें। तो आना तो किसी दलित लीडर के ही उसमें पड़ेगा उनको। वैसे कंक्लूड करें वीरेन जी। कांसी राम जी का एक बड़ा फेमस नारा है, मैं आपको बताऊं। उनका कहना था कि राजनीति चले न चले, सरकार बने न बने, सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वो किसी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। और आज वो गति तेज है। और जी, बहुत सारे साहित्यकारों ने लिखा है, हमारे महापुरुषों ने, उनकी कुछ रचनाएं सुनिएगा आप कि जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, और रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात।
और कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। और जात पात के फेर में उरह रहे सब लोग, और मनुष्यता को खात हैं रैदास जाति कर रोग। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में सामाजिक चेतना के इस विषय को जितना जागृत तरीके से उठाया, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, इस डिबेट का दूसरा चरण शुरू करते हैं। इसमें सभी अतिथियों को नियत समय पर अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा को आमंत्रित करता हूं। शर्मा जी, कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, पर आज इत्तेफाक देखिए कि आप कांशीराम के नाम पर सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आलोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आलोक शर्मा जी, आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ओके, शायद मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही, हम उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं यही सवाल मेरा दीपक रंजन से है कि आप कांशीराम जी के नाम का इस्तेमाल करके सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सत्ता पाना चाहते हैं कांशीराम का इस्तेमाल करके, राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, सत्ता पाना ही हमारी कोई बहुत बड़ी लालसा नहीं है आदरणीय ब्रजेश जी। हमारा उद्देश्य यह है कि दलितों में चेतना है, उनको उनका हक मिले। समाजवादी पार्टी ने लगातार का सेंसस की बातें लगातार कही हैं, जो आदरणीय कांशीराम जी जो कहते थे उसी आइडियोलॉजी को समाजवादी पार्टी भी आगे लेकर। कब ये चेतना आई कि दलितों को ये सब मिलना चाहिए? क्यों हमेशा, क्यों 2000 अचानक से ये सब 2000 कब हम लोगों ने जो है दलित उत्थान के लिए कब हमने बात नहीं की, कब हमने उनको उत्पीड़न किया? आज के टाइम में जिस तरीके से दलित समाज का उत्पीड़न हो रहा है, और अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारी बहन ऋचा सिंह जी, इनको समाजवादी पार्टी में बड़ी कमियां नजर आ रही हैं। भाई 2 बार जब इनको पार्टी ने टिकट दिया था तब इनको मना कर देना चाहिए कि आपकी आइडियोलॉजी हमसे मैच नहीं करती। ऋचा सिंह जी को इनको मना कर दे। इस तरह ताने देने से नहीं, मैं ताना नहीं दे रहा हूँ। आदमी आज यहाँ मैं ताना नहीं दे रहा हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने, बहुत मेहनती नेता है, यूथ लीडर है, तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? विश्वविद्यालय के अध्यक्ष नहीं। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? और आपकी पार्टी के लिए जब तो श्रम की, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस बात पर उन पर तंज करना, जब ये भारतीय ब्रजेश जी देखिए, जब ये भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन किया, उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी ने कुछ गलत किया हो तो उसका उल्लेख करें जी। ये बात कर रही है किस समय का, किस टाइम का, किस टाइम का नहीं है। सिंह पे नहीं है डिबेट, कांशीराम जी। नहीं, ऋचा सिंह जी ने चूंकि पॉइंट करके नाम लेकर के कहा, इसलिए मैं भी उनको पॉइंट करके मैं बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी कमी उन्होंने गिनाई, तो जाहिर सी बात है कि भाई आप एक उंगली, तो अब आप हक और न्याय दोगे दलितों को? हम लोग लगातार हम लोग संघर्षरत हैं, लगातार हम लोग जो है, आप तो वो बिल नहीं फाड़ोगे। देखिए, मैं बिल जिसने फाड़ा था वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नीरज शेखर जी किसके साथ है? नीरज शेखर ने नहीं फाड़ा था। नीरज शेखर जी ने, यशवीर सिंह को तो हमने टिकट ही नहीं दिया। अच्छा, लेकिन नीरज सिंह जी ने बिल फाड़ा था, और बिल आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ। बलिया वाले चंद्रशेखर जी के सुपुत्र, वो आज किसके साथ हैं? और देखिए आधा मैटर, ये जो आप कह रहे हैं बार बार अक्टूबर नवंबर में भारत रत्न देंगे। अरे हम लोग ऐसा समझ रहे हैं, हमको हमारे हाथ में थोड़ी है। राजेंद्र भाई ने भी कहा, देखिए कुछ चीजें मन से होती हैं, कुछ चीजें दबाव से होती हैं, तो हम लोग इतना दबाव बना देंगे ना कि इनको देना ही देना पड़ेगा, और नेताजी को भी देना पड़ेगा इनको। कांशीराम जी ने अपना पूरा जीवन सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, पर आज देखिए आप उनके नाम पर सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगता ब्रजेश भाई, अगर शुरुआत अभी देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जिस तरह से सम्मान देके हमने जो संविधान बनाने में पंडित नेहरू जी ने उनको अग्रणी भूमिका दी, सरकार ने दी, और उसके बाद उनको लॉ मिनिस्टर बनाया, जबकि बीजेपी ने डॉक्टर बाबा साहब के पुतले जलाए। तो हमने सामाजिक न्याय की अलग, चाहे वो रिजर्वेशन रही हो, चाहे पढ़ाई में रहा हो, चाहे वो पॉलिसीज तमाम रही हो, सब तो हमने ही 20 सूत्री कार्यक्रम रहे हो, हमने ही सामाजिक न्याय की अलग अगर जगाई है, चाहे वो रिजर्वेशन विधायिका में रहा हो, चाहे न्यायपालिका में रहा हो, हर जगह कांग्रेस ही उसके ऊपर अग्रणी बनी रही है। दुर्भाग्य ये है कि आरएसएस जो हमेशा से दलित विरोधी रही है, वो आज भी दलित विरोधी ही है। चाहे आज देखिए, हमने बहन मायावती जी के भी पूरे कार्यकाल को आपने भी देखा, हमने भी देखा। कांशीराम जी शायद इस नारे के पक्ष में भी नहीं थे, तिलक तराजू और तलवार वाला जो नारा था, शायद बहन जी और उनके चारों तरफ के कुछ ऐसे लोग थे। हमें जहां तक सूचना है कि कांशीराम जी इस तरह की एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ लोगों को निकाल दिया जाए। चुनाव में कांशीराम जी के राजनीतिक इस्तेमाल के लिए उनकी गाथा गा रहे हैं आजकल। देखिए, ऐसा नहीं है। अभी हमारे ऊपर आरोप भी लगे, कलावती बहन का भी आरोप लगा महाराष्ट्र में
उसकी शायद सच्चाई हमारी बीजेपी की बहन को नहीं पता है। कलावती की कितनी मदद की गई, और अभी एक मोची का जो काम करते थे सुल्तानपुर में, जहां पर कोर्ट केस से जाते हुए राहुल जी ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी दी, और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद भी गए। हमेशा से हमने पूरी तरह से जो दलित समाज है और जो पिछड़ा है उसको आगे लाने का काम किया। अब बात आती है जो आपका मूल सवाल है कि हम उनकी लीगेसी बहन का जो मायावती आप है, पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आरोप है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी स्वयं काशीराम जी की बहन भी हमसे आकर मिली, और उन्होंने मऊ के कार्यक्रम में जिस तरह से कांग्रेस ज्वाइन की, उनका भांजा भी साथ था। तो ऐसा नहीं है, हमारा उस परिवार से भी लगाव रहा है। छीन ले कोई गए, राजनीति करने पुरुष भी छीने ले रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल। हम हमारे पास तो रहने दो बहन जी के पास, रहे, बहन जी के पास कुछ तो जो रहे। लोग, देखिए, जिन भी लोगों ने समाज के उत्थान में काम किया, कांग्रेस पार्टी सदैव उनका सम्मान बहुत शुक्रिया करती है। सर। मैं और डॉक्टर ऋचा सिंह को, का बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर ऋचा सिंह को आमंत्रित करता हूँ। ऋचा जी, आपकी पार्टी के लिए पर आरोप है कि आपने दलितों के हित में कोई ऐसी उपलब्धिजनक कार्य नहीं किए। आज आप अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बार बार ये गिनाती हैं कि हमने बाबा साहब के लिए ये किया, बाबा साहब के लिए वो किया। आप बताइए ना कि दलितों को उत्तर प्रदेश में आपने या देश में कौन सी हिस्सेदारी सत्ता में दी है? आदरणीय ब्रजेश सर, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है और दलितों और पिछड़ों को सर्वाधिक सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज देश में अगर आदिवासी समुदाय से आकर देश की राष्ट्रपति हैं, तो ये कार्य भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। अभी कांग्रेस पार्टी की चर्चा हो रही थी और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर नेहरू जी होते तो मान्यवर काशीराम जी मुख्यमंत्री होते। लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी के राजकुमार को अपना ही इतिहास याद नहीं है कि नेहरू जी से लेकर आदरणीय राजीव गांधी जी तक कांग्रेस पार्टी को 10 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला, लेकिन एक बार भी दलित, पिछड़े या फिर आदिवासी समुदाय से कोई भी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं आपने बनाया। कौन सा तो दलितों पर बहुत मेहरबानी करके सत्ता उनके हाथ में दी है? आप नहीं, मुझे बताएं हमको कि सबका कौन साथ- सी हिस्सेदारी दलितों की है? आप देखिए, दलितों की बराबर की हिस्सेदारी कौन सी है दलितों को मैडम? दो चार सम्मान नाम है। बता दो मुझे। अभी नहीं, आदरणीय ब्रजेश सर, मेरी बात पूरी हो जाने जाइए। ना, जब सवाल में कोई दीजिए। फंसता है तो यही और- डायलॉग देता है मैडम। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चर्चा कर रहे थे। छोड़िए समाजवादी के पार्टी को, प्रवक्ता आपने ये क्या बताना किया? चाहिए- कौन सा हिस्सा नहीं, सरकार में आप- दलितों को दिया है? मुझे गिना दो आप। आप देखिए कि दलितों को मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने वो किया है। तो आप कांशीराम हमारे जी विधायकों मायावती और 4 बार रह के सांसदों- ले आए। आपने क्या किया? आप बताओ अपना। आप हमारे विधायकों और सांसदों को उठाकर देख लीजिए। विधायक कि सांसद उनकी से कुछ नहीं होता सर्वाधिक मैडम। संख्या बताइए कैसे आपने भारतीय उनको जनता एम्पावर्ड पार्टी किया? ने और उत्तर प्रदेश को जवाब पहली नहीं। दलित महिला मुख्यमंत्री देने नहीं, है? उत्तर प्रदेश को यार, कोई पहली नहीं है। दलित महिला ये लोग मुख्यमंत्री कुछ नहीं देने का कर रहे, काम तो जनरल सीट विजय पे जी, जिताया। आप नहीं, ये विजय लोग जी, कुछ मेरी नहीं बात कर रहे, सुनिए। सिस्टम टिकट देकर आदरणीय दिखा दें। ब्रजेश सर 1 सेकंड रुक जाओ, उनको नहीं। 10 सेकंड। हाँ, मैडम 10 सेकंड में कंप्लीट करो प्लीज। मेरी बात है। नहीं, पहली दलित मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके और बाद कभी समाजवादी नहीं पार्टी दिया। को बताना अरे चाहिए। एक अभी बात वर्तमान समझ- समय कभी नहीं बताएं दिया। कि कितने आईएएस थैंक यू। आईपीएस मैं आप टॉपिक पास आ रहा हूँ, प्लीज वेट। थैंक यू मैडम। मैडम शुक्रिया। आप सब्र के साथ सुने, आप संयम रखें, संयम रखें, पार्टी को ये बताना संयम चाहिए रखें। कि 2 लाख दलित थैंक यू। कर्मचारियों को ऑल एक राइट। दिन में डिमोट किसने डॉक्टर किया? राजेंद्र, मान्यवर अच्छा काशीराम जी के राजेंद्र नाम पर गौतम बनी जी बहुत जगह का जाने माने नाम पत्रकार हैं। किसने किया? आपने जो कुछ भी किया है, राजेंद्र गौतम जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसी कम्युनिटी से आते हैं, ये फैक्ट चेक कर देंगे। राजेंद्र जी गो अहेड। आप बताइए कि दलितों को इनकी पार्टी ने क्या दिया? भाई साहब, कांग्रेस ने इस- कुछ नहीं दिया, सपा ने कुछ नहीं दिया, इस बीजेपी समय ने आप क्या दिया? ब्यूरोक्रेसी में देखिए आगे कितने का- दलित, कितने आईएएस को इन्होंने डीएम बनाया है या प्रमुख महत्वपूर्ण पदों पर दिया है। एक भी नहीं मिलेगा, ढूंढे भाई साहब। और जितने बेचारे हैं वो सब साइड लाइन पोस्टों पर हैं। किसी अभी कुछ दिन पहले एक मिले, वो रिटायर हो गए, अनिल कुमार रिटायर, वो जहां थे वहीं से रिटायर हो गए। एक राजस्व परिषद में राम सिंहासन प्रेम पीसीएस थे, 6 साल वहीं पर रहे। अब उनका दर्द विचारों का क्या बताएं। वो जब मिलते हैं तो हम लोग इस सरकार में किसी भी दलित आईएएस आईपीएस को मौका नहीं मिला कायदे से। और तो जैसे- मंत्री तो बनाया होगा ना? तो नहीं, मंत्री नहीं, बनाया, आप मंत्री भाई साहब कुछ देख काम, लीजिए, कितना आप काम उठा करो है कर तो? देख लीजिए कि नहीं, मंत्री कितने हैं, लेकिन भाई साहब वो DM और मंत्री SST नहीं। रैंक के भाई साहब अधिकारी किसी को दलित क्या न्याय कर्मचारी दिलाते हैं। हैं? ऋचा जी आप थोड़ा संयम बरतें। कोई भी सीनियर न्याय नहीं जर्नलिस्ट दिलाते बोल हैं। रहे हैं, उसी कम्युनिटी के, उनकी बात आने दें। आप बोलिए राजेंद्र जी। भाई साहब बताना यह है कि भाई जितने भी दलित को ये सशक्त बनाने का कहाँ से, कौन सा जगह पे क्या कार्य है, कुछ नहीं हो रहा है।
हम अखबार चला रहे हैं, हमारे जैसा हम सारे मानक पूरे किए हुए हैं, तब भी विज्ञापन हम लोगों को नहीं मिलता है। विज्ञापन किनको मिलता है? जो पूंजीपति हैं उनको मिलता है। सारे मानक पूरे के वह सब। अच्छा, अब पॉलिटिकली बीजेपी ने एम्पावर्ड किया दलितों को, नहीं राज्य सत्ता में हिस्सेदारी दी? एक भी अभी बता दें राज्यसभा में किसी को भेजा हो? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी भेजता हूँ। ओके दुबे जी आप बताइए। समाजवादी पार्टी ने भेजा, हाँ समाजवादी पार्टी ने भेजा। हाँ, रामजी तो लाल दुबे जी सुमन बताइए, क्या आपका गठबंधन जो एनडीए है वो दलितों को कौन सा पॉलिटिकली आपने एम्पावर्ड तो कर रहा अपने है? ही परिवार के एक सेकंड मैडम, लोगों को यादव अरे को ही टिकट दे दिया। दुबे जी भी बोलेंगे। दुबे जी आप जी, बोलो। देखिए। दुबे जी आप ही के गठबंधन से बोलो। दुबे जी। हम गठबंधन के बारे में, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी हैं, वो अपने बारे में क्यों आप बोलेंगे। गठबंधन में हम नहीं हो? गठबंधन में जब से आए हैं हमने अपना बताया देखो ना। कैसा पिंड छुड़ा रहे हैं ये, नहीं। देख लो भाई ना भाई, मुझे ना कहना कोई, अरे भाई वो सीधे भारतीय कह रहे जनता हमसे ना पूछो। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी हैं, आप उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या, उनके पास पूरी सूची है, वो बताएंगे। हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की बड़े सरकार में, खतरनाक दोस्त हैं। उत्तर प्रदेश की अब सरकार, किसका साथ छोड़? ब्रजेश जी, लेकिन उत्तर ये सही है वैसे भी, इन्होंने एक अरे गौतम जी आप भी दुबे जी का सपोर्ट कर रहे उत्तर हो। जाओ। देखिए ब्रजेश जी, आप सुन तो लीजिए। आप सही बात अगर कहेंगे तो आप उनको डांट दिए। डाटा नहीं, दोस्त है हमारे। हमारे आपके दोस्त हैं, लेकिन आपने क्यों रोका? अब उत्तर प्रदेश की सरकार में हमें एक मिनिस्टर बनाना था, हमने दलित समाज से पार्टी ने बनाया। हमें 2-3 मेंबर मिले, हमने पिछड़े वर्ग को मेंबर बनाने का काम किया, पिछड़ा वर्ग आयोग में बनाया। माइनर बीजेपी का जवाब नहीं, बीजेपी का जवाब मेरे पास, मैं उनकी सूची लेके थोड़ी बैठा हूं, वो खुद बैठी हुई है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि एनडीए की सरकार में सभी वर्गों को, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो पूरा चरितार्थ है। उनके ऊपर इस तरह की कोई आरोप नहीं डॉक्टर लगा। सतीश प्रकाश जी बताइए, आजकल तो ये लोग बड़ा क्लेम कर रहे हैं, जैसे ऋचा सिंह क्लेम कर रही है कि दलितों का तो इन्होंने एम्पावर्ड कर दिया, जागृत कर दिया। कांग्रेस तो कह रही सब हम ही ने तो दिया है। सपा कह रही कि हमारा तो वैचारिक रिश्ता सदियों से है। इनमें से सही बात कौन बोल रहा है सर? ब्रजेश जी, भारतीय राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि दलित समाज में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महापुरुष हो, चाहे वो कवि हो, या कोई गीतकार हो, संगीतकार हो, उसको सोसाइटी में वो उचित सम्मान नहीं मिलता। जीते जी तो मिलता ही नहीं है, मरने के बाद भी नहीं मिलता। और मेरा कहना यह है कि देखो, मान्यवर काशीराम जी ने क्या किया। मान्यवर काशीराम जी ने एक अलग जगाई उन वर्गों में, जो ओबीसी वर्ग में बहुत सारी ऐसी जातियां थी कि जिनके अंदर से एक प्यास, उनके अंदर एक लीडरशिप, उनको जगाया कि आप सत्ता की तरफ जाओ। और बड़ा सौभाग्यशाली हूं मैं कि आज उत्तर प्रदेश की इस धरती पे पिछड़े वर्ग के जितने लीडर्स काम कर रहे हैं, उनमें 80% लीडर्स कहीं ना कहीं मान्यवर काशीराम जी की पाठशाला से निकल करके आए। अच्छा, तो एक बात ये बताओ, बड़ा आपने तो बीएसपी की राजनीति को नजदीक से देखा है। मुट्ठी से जैसे रेत फिसल रही है ना, उसी तरह बसपा से उसकी ताकत फिसल रही है। अगर कांशीराम जी को अपने पाले में ले जाके दलितों को कन्विंस करने में बीजेपी, सपा, कांग्रेस कामयाब रही, तो बीएसपी के पास वो जो अंतिम पिलर है वो भी हट जाएगा सर? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मेरे हिसाब से 2027 का अगर माहौल देखेंगे, कहीं ना कहीं एक मुहिम चलाई जाती है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के। ये पहली बार नहीं हो रहा। जब मान्यवर काशीराम जी राजनीति में निकले, अभी आलोक जी ने वो जो तिलक तराजू वाला पढ़ दिया ना, ये एक ऐसा भ्रम है। जब मान्यवर काशीराम जी, तमाम लोगों ने कहा कि ये नारा कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब लखनऊ प्रवास हुआ, उनके तमाम लोगों ने लखनऊ की दीवारों के ऊपर वो लिखा। लेकिन ये नारा कहीं ना कहीं हमारे ऊपर चिपका देते, और ये हम नहीं है। देखिए, बीजेपी तो आपके नाम की कसमें खा रही थी और आप बीजेपी पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। अभी आपके नाम की कसम खाई थी। ये सुनिए, देखिए ब्रजेश जी, सुनिए। जगन्नाथ मिश्रा जी चारा घोटाला करते हैं, पकड़ा कौन जाता है? लालू प्रसाद यादव। और इस देश में अधिकतर लोगों के ऊपर ये कांग्रेस ने, तमाम पिछड़े वर्ग के लीडर्स के ऊपर मुकदमा इन्होंने ही लिखवाया है। और आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ है, ये भी एक सच है। थैंक यू मुलायम सिंह जी को जब प्रधानमंत्री बनाने की बात बहुत आई, धन्यवाद उनका सर। विरोध सोनिया जी ने किया था, हमने तो विरोध नहीं किया था। बहुत ठीक शुक्रिया। है, ये चीजें हैं। कभी विरोध नहीं किया जी, बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि एक पॉलिटिकली कॉम्प्लिकेटेड विषय पर आप सबने अपने अपने पक्ष और राय प्रस्तुत की। और बहन भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, जो आपको कुछ हैरान कर देने वाली वीडियो दिखाएंगे कि बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता एक बाबा आशाराम किस तरह से वीआईपी प्रोटोकॉल में अयोध्या और काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहा है। ये वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे
कि सजा याफ्ता लोगों को जो रेप और पास्को जैसे घृणित मामलों के सजा याफ्ता हैं उनको किस तरह से उनका सम्मान किया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको पूरी खबर।